हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो बेटा आज से हम अपनी जो सी लैंग्वेज की सीरीज़ है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी बच्चों की जो डिमांड्स आ रही थी कि सर हमें सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दो, तो उसी डिमांड के बिहाफ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी टीम को बोला कि एक सीरीज़ स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि बच्चों की जो क्वेरीज़ हैं या फिर बच्चों के जो डाउट्स हैं सी लैंग्वेज के रिगार्डिंग, वो हम उनके क्लियर कर पाएँ, ताकि जो उनका एग्ज़ाम है वो उनका ऑब्वियसली उसमें थोड़ी हेल्प मिल सके उनको। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ सबसे जो पहला टॉपिक रहेगा, बेसिकली हम हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि जो लैंग्वेज जो आई थी वो कहाँ से आई थी, इससे पहले कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी जो बनी थी। क्योंकि जब भी कोई एक लैंग्वेज बेस बनती है ना, तो बेस बनने से पहले ऑब्वियसली उससे पहले भी कोई लैंग्वेजेस होती हैं जिनसे मिलकर ही क्या बनती है, आगे एक हमारी एक बेस लैंग्वेज बनती है। तो देख लेते हैं कि जब हमारी सी लैंग्वेज आई थी तो उससे पहले कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी जो उस टाइम पे थी, तो वो सब वही देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा था कि द डेवलपमेंट ऑफ सी वॉज नॉट आइसोलेटेड इवेंट, इट वॉज रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअली एवोल्यूशन ऑफ ओल्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वही चीज़ मैंने बताई थी कि एकदम से उसका एवोल्यूशन नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ कि जो उससे पहले कुछ लैंग्वेजेस थी उनकी उनकी भूमिका रही थी, उसके बाद ही जो हमारी सी लैंग्वेज थी वो आई थी। तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी सर, हमें थोड़ा ब्रीफ कर दें। देखो सबसे पहले कौन सी आई थी आपकी, एल्गोल आई थी। एल्गोल को ही आप क्या बोलते हैं बेटा, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज बोल देते हैं। ओके, एल्गोरिथमिक क्या बोल देते हैं, आप इसको लैंग्वेज बोल देते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो वो बेसिकली वन लाइनर क्वेश्चन होता है बस, क्योंकि अभी हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो जो बेसिक टर्म्स आएंगे, इसके अलावा कुछ बेसिक डाटा रहेगा, वो सारा मैं आपको करवा दूंगा। और मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर ही कर दी हैं, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो सबसे पहले जो हमारी लैंग्वेज आई थी वो एल्गोल आई थी। सर वो कब आई थी, 1960 में आई थी। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। अब देखो जो हमारी एल्गोल लैंग्वेज आई थी, ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो इंटरनेशनल कमेटी थी उसने बोला था कि चलो हम एक लैंग्वेज बनाते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड वेब एक तरीके से क्या हो जाएगी, इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज हो जाएगी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सारे जो सिस्टम्स हैं जितने भी वर्ल्ड में चल रहे हैं, वो सारे सारे इस लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे, ताकि कम्युनिकेशन में दिक्कत ना आए। क्योंकि सबसे मेन कंसर्न ही क्या रहता है जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, वो रहता है कम्युनिकेशन का। ऐसा मैंने आपको जैसे एग्जांपल भी समझाया था कि कोई पर्सन है इंग्लिश समझता है, दूसरा पर्सन है हिंदी समझता है। तो हमें एक कॉमन लैंग्वेज तो रखनी पड़ेगी ना, कि वो दोनों, एक पर्सन है वो क्या कर पाए कि वो इस वे में कम्युनिकेट कर पाए कि वो दूसरे पर्सन को भी समझा पाए। ओके, जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर किसी को इंग्लिश आती है तो हमें दूसरे पर्सन को भी ट्रेंड करना पड़ेगा, या फिर उसको बोलना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी, तभी हम आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो वैसे ही जो अलग अलग कमिटीज़ होती हैं इंटरनेशनल, वो ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि जो हमारी कंट्री में कोई चीज़ चल रही है वो तो अलग है, पर एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए पूरे दुनिया में एक जैसा होना चाहिए, है ना। तो वो हमारे पास आईएसओ होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसको। तो वो ये सारा काम करता है। तो बेसिकली जब हमारे पास इंटरनेशनल कमेटी बनी थी, उसने बोला था कि जो हमारा एल्गोल है बेसिकली ये उस टाइम पे स्टैंडर्डाइज कर दी थी। कब करी थी, 1960 में कर दी थी कि इंटरनेशनली ये लैंग्वेज चलेगी। ओके, और यहाँ पे जो ये लैंग्वेज, इसकी खासियत क्या थी, ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जो ब्लॉक के ऊपर काम करती थी। बेसिकली जो भी आप कोड लिखोगे वो आप एक छोटे बक्से की फॉर्मेट में लिखोगे, इसको हम बोल देते हैं ब्लॉक। ब्लॉक में क्या हो सकता है, ब्लॉक में जो भी आपका डाटा होगा, चाहे जो भी फंक्शंस होंगे, वो सारे आप एक बॉक्स के अंदर लिखोगे। उसका जो रिसोर्स होता है, बेसिकली उसका जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो उसकी लिमिट है वो एक बक्से तक ही कैद रह जाती है ना। तो इस जो फॉर्मेट की जो लैंग्वेज थी वो हमारी एल्गोल थी, क्योंकि काफ़ी शुरुआती लैंग्वेज थी। तो उस बिहाफ पे ये उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज थी, एल्गोल लैंग्वेज, जिसका एग्जाम पूछा जाता है। बाकी देखो यहाँ पे ये लिखा है कि हाईली इन्फ्लुएंस लैंग्वेज थी, और इट वाज टू एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स फॉर द प्रैक्टिकल सिस्टम। बेसिकली यहाँ ये क्या था कि जैसे जैसे हमारे सिस्टम इंप्रूव हो रहे थे ना, उस टाइम पे जो हमारी लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट थी वो भी बढ़ रही थी। तो कुछ टाइम के लिए तो ये लैंग्वेज ठीक थी, पर जैसे जैसे हमारे नए सिस्टम आने स्टार्ट हो गए, उस बिहाफ पे जो हमारी ये लैंग्वेज थी वो उतनी कैपेबल नहीं रही थी। तो हमने क्या किया, इसी लैंग्वेज में कुछ मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दी। जैसे हमने मॉडिफिकेशन स्टार्ट करी, तो हमने कौन सी लैंग्वेज बनाई सर, हमने बनाई सीपीएल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये कब हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी, ये हमारी 1963 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ओके, सबसे पहले एल्गोल आई थी, उसके बाद हमारी सीपीएल आई थी, जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये क्या था, बेसिकली ये एक हम बोल सकते हैं कि दो फर्म्स थी, उन्होंने आपस में मिलकर ये काम किया था। कौन कौन सी थी, एक तो हमारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, या फिर दूसरी हमारे पास कौन आती है, लंदन यूनिवर्सिटी। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, अपने एक कॉमन लैंग्वेज बना दी, जिसको क्या नाम रखा उन्होंने, सीपीएल, या फिर जिसको फुल फॉर्म बोलते हैं कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका जो मेन एम था क्या था कि जो एल्गोल के जो कंसेप्ट थे उसको क्या करना है, डाउन टू हार्डवेयर लेवल। ठीक है, क्योंकि जो एल्गोल के कंसेप्ट थे वो एक्चुअल में हमें हार्डवेयर कैसे यूज़ करना है, उसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था। तो हमें उसको यूटिलाइज करने के लिए बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हम जो लैंग्वेज बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को, अगर हमें डेवलप करना है इन फ्यूचर तो उसके लिए हम डेवलप कर पाएँ।
ठीक है। जैसे हमने क्या शुरुआत पढ़ी थी कि सॉफ्टवेयर का मेन मतलब ही क्या होता है कि वो आपकी सारी हार्डवेयर को कंट्रोल कर पाए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम यही होता है। तो उसको बनाने के लिए भी कोई लैंग्वेज चाहिए होगी ना बेटा, तो वही जो लैंग्वेज थी उसका कंसेप्ट के बारे में मतलब साइंटिस्ट ने सोचा। कौन से साइंटिस्ट थे? जो कैम्ब्रिज और हमारे लंदन यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे वर्क करते थे। उन्होंने सोचा कि हमें अगर हार्डवेयर को भी डील करना है या फिर हार्डवेयर से भी काम करवाना है, तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसकी हेल्प से हम सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख पाएँ। तो उन्होंने इसी प्रोजेक्ट को क्या बोल दिया, अपना CPL बोल दिया। ओके, ये कब आया था? वो 1963 में आया था। तो ये सारी चीज़ें आ गई कि अल्गोल आया, अल्गोल के बाद हमारी CPL आई। CPL के बाद हमारे पास एक अलग लैंग्वेज आती है जिसको हम बोलते हैं BCPL। ओके, BCPL एक्चुअल में क्या है, जो हमारी बी लैंग्वेज थी ना उसका जस्ट एक तरीके से प्रायर वर्जन था, मतलब पहले का एक वर्जन था, इसको ऐसे बोल सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, बी से वही आता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये कब आया था? 1967 में आया था। इसको किसने बनाया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मार्टिन रिचर्ड के द्वारा बनाया गया था, जो कैम्ब्रिज में काम करते थे। क्योंकि इनका मेन मोटिव ही क्या था कि जो भी हमारे सिस्टम्स हैं वो हमें अगर हार्डवेयर रिलेटेड हमें सिस्टम बनाने, तो हार्डवेयर के साथ कौन डील करता है? सर, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर डील करते हैं। या फिर अगर मैं बात कर लूँ कि अगर आपने एक अपना प्रोग्राम बनाया है, तो जो आपने अपना हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाया है, तो उसको आपको कन्वर्ट तो करवाना ही पड़ेगा ना लो लेवल लैंग्वेज में, या फिर जिसको आप बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसके बीच में कौन से सॉफ्टवेयर चलते हैं? सर, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर चलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर चलते हैं, है ना। क्योंकि कंपाइलर भी क्या होता है? सर, एक टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोल देते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी एक टाइप का क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। तो देखो, सारी लैंग्वेजेस जो बनी है उनके पीछे का बनने का मोटिव ही क्या था कि सर हमें इन द एंड जो हमारा हार्डवेयर है उसको चलाना है। क्योंकि विदाउट हार्डवेयर आपका सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है ना। या फिर बोल सकते हैं विदाउट सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर कुछ नहीं है। या फिर अगर हम दोनों को यूटिलाइज नहीं कर पाए तो हमें हार्डवेयर की जरूरत ही क्यों है फिर वैसे। ओके, तो बस उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, वन बाय वन क्या कर रही हैं, इवोल्व हो रही हैं। ओके, तो बस वही चीज़ है कि हमारे पास क्या हुआ था कि जो BCPL लैंग्वेज या फिर बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी क्या थी? स्केल डाउन लैंग्वेज थी। इसने क्या किया? इसने हार्डवेयर के साथ एक तरीके से जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो थोड़ा गैप रह रहा था उसको थोड़ा और इन्हांस किया। ठीक है, जैसे हम थोड़ी चीज़ें इन्हांस करते हैं, तो अब यहाँ पे जो इसने इन्हांस किया, तो इससे इसके हेल्प से हम क्या करने स्टार्ट कर दिया? हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर अपना लिखना स्टार्ट कर दिया। ओके, कब? अगर मैं कल को आपसे पूछूं कि बताओ बेटा ऐसी कौन सी जो लैंग्वेज थी जिसने इंडेंट कर दिया था, बेसिकली उसने क्या कर दिया था विशेष रूप से जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे कंपाइलर वगैरह थे उनको बनाने का एक तरीके से हमें बेस दे दिया था। तो वो कौन सी लैंग्वेज थी? हमारी बेसिक लैंग्वेज थी, अभी इसको बोल सकते हैं बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, और बेसिकली CPL जो लैंग्वेज था ये शुरुआत ही कहाँ हुई थी? सर, हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो बेसिकली हमारे पास कैम्ब्रिज थे, कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट थे हमारे पास मार्टिन रिचर्ड, इन्होंने क्या बना दिए थे हमारे पास BCPL जो लैंग्वेज थी वो बना दी, जिसकी हेल्प से हमने क्या लिखे? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे कंपाइलर थे वो लिखने हमने स्टार्ट कर दिया। ओके, तो वैसे ही हमारे पास जैसे BCPL आई, उसके जस्ट बाद कौन सी लैंग्वेज बनी? हमारी बी लैंग्वेज बनेगी। और बी लैंग्वेज किसने बनाई थी? 1969 में काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बी लैंग्वेज थी, बी लैंग्वेज किसने बनाई थी? केन थॉमसन ने बनाई थी, और वो बेल लैब्स में काम करते थे। ठीक है, इसमें एक्चुअली इसको बेल लैब नहीं बोलते हैं, बेल टेलीफोनिक लैब बोलते हैं, टेलीफोनिक लैब बोलते हैं, पूरा नाम इसका ये है। और ये बेसिकली क्या था? ही स्ट्रिप्ड डाउन द BCPL टू इट्स मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, और इसमें इसकी हेल्प से क्या हुआ? जो हमारे पास स्टार्टिंग जो सिस्टम थे या फिर उस टाइम के जो मिनी कंप्यूटर्स थे वो वहाँ पे चलने स्टार्ट हो गए। देखिए, जैसे वही लिखा है यहाँ पे कि बेल लैब्स में केन थॉमसन द्वारा निर्मित थे। बेसिकली उन्होंने शुरुआती मिनी कंप्यूटर पर चलाने के लिए BCPL को उसके सबसे आवश्यक घटकों तक सीमित कर दिया। थॉमसन ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआती संस्करणों को लिखने के लिए बी लैंग्वेज का यूज़ किया था। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऐसे बोलते हैं कि C लैंग्वेज द्वारा बनाया गया था। वो हम आगे देखेंगे कि क्या मतलब है। पर जैसे हम बोलते हैं कि जो सबसे शुरुआती दौर था, कि मान लेते हैं कि अब हमें कोई पर्सन है वो यूनिक्स बना रहा है, वो पर्सन कौन थे? हमारे सर, हमारे पास थॉमसन थे। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? थॉमसन बोलते हैं। या फिर अगर आपको ऐसे नोट करना हो तो उनका केन थॉमसन नाम है पूरा, तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ नोट्स में लिखा भी है। तो केन थॉमसन ने क्या किया था? इसकी शुरुआत कर दी थी। बी लैंग्वेज आगे थी, उनको पता है ये सारी लैंग्वेज ऐसी हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हेल्पफुल है। और यूनिक्स भी हमारा क्या है? सर, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? बी लैंग्वेज की शुरुआत कर दी। बेसिकली बी लैंग्वेज से अपने जो कोड है वो लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से इन्होंने शुरुआत कर दी। बना नहीं है, याद रखना है, बना नहीं है, पर इसकी शुरुआत हो गई थी यहाँ से, यूनिक्स से। तो ऐसे करके जो हमारी बी लैंग्वेज थी, तो इसने भी क्या किया? बेसिकली जो थोड़ी थोड़ी कमियां रह रही थी उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया? इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। ओके, फिर जो नेक्स्ट आता है हमारे पास बर्थ ऑफ C लैंग्वेज, जो हमारा अभी जो बेस लैंग्वेज चलती है, जो हमें पढ़नी भी है और जो हमारी एक तरीके से स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनेगी थी। कोई भी अगर हमें हार्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए C लैंग्वेज काफ़ी पॉपुलर हो गई थी।
अब देखो क्या था, जब हमारी बी लैंग्वेज बनी थी तो उसमें कुछ लिमिटेशन थी, क्योंकि अगर हम अगली लैंग्वेज बनाते क्यों हैं, हमने देखा कि जैसे हमने एल्गोल पढ़ा था, एल्गोल क्या था, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज थी कि बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड ही बनाता था। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना है, मुझे एक छोटा सा हिस्सा थोड़ा कंट्रोल करना है ना। तो उसके लिए एल्गोल की कमी कमी थी। तो उसके बाद हमने आगे CPL लैंग्वेज पढ़ी, तो CPL में भी कमी थी। फिर उसके बाद हमने BCPL लैंग्वेज देखी, जिन्होंने सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक तरीके से हमें लैंग्वेज दे दी, भाषा दे दी कि आप इस लैंग्वेज से अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हो या बना सकते हो। फिर उसका इंप्रूवमेंट आया बी लैंग्वेज, तो बी लैंग्वेज ने उसकी थोड़ी और कमियाँ थी उसको दूर कर दिया। और जैसे बी लैंग्वेज आई तो जो केन थॉमसन थे उन्होंने क्या कर दिया, अपना स्टार्ट कर दिया कि मैं अब अपना यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब अपनी कोडिंग उसने स्टार्ट कर दी। तो जैसे ही उसने कोडिंग स्टार्ट करी तो उसमें भी कुछ कमियाँ लगी, तो उसकी कमियाँ कुछ लगी। तो उसके बाद हमारे पास अगली लैंग्वेज कौन सी बनी हमारी बेटा, सी लैंग्वेज आई। वो कब आई थी हमारी 1972 में आई थी। किसने बनाया था, डेनिस रिची ने उसको बनाया था। ओके, तो ये हम आगे पॉइंट्स देख लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मेजर लिमिटेशन थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइपलेस था। कि ये क्या था, एक तरीके से टाइपलेस था। बेसिकली टाइपलेस क्या बोल देते हैं कि ऐसे अगर हमारे पास कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमारे कुछ डाटा टाइप सपोर्ट ही नहीं करते हैं, सपोर्ट इन द सेंस, जैसे मैं बोल दूं आपको बेटा ABC अगर ने मेमोरी में स्टोर करना है, तो आप बोलेंगे सर मैं नहीं कर सकता। या मैं आपको बोलूँ आपको 20.3 एक वैल्यू है जो हम रियल टाइम में यूज़ करते हैं, आपको इसको स्टोर करना है मेमोरी में, तो आप बोलेंगे सर हम इसको भी स्टोर नहीं कर सकते। तो मैं बोलूँगा तुम्हारा सिस्टम किस काम का, क्योंकि मुझे अगर मैं किसी का नाम ही स्टोर ना कर पाऊँ, या मुझे कोई अपनी एक ऐसी वैल्यू है जो फ्लोटिंग पॉइंट्स में चलती है या फिर पॉइंट्स में चलती है या फिर डेसिमल पॉइंट्स में चलती है, आप उसको स्टोर ही ना कर पाओ, तो उसका फ़ायदा क्या है ना। तो जो कुछ इस टाइप की जो खामियां थी वो किस लैंग्वेज में थी, जो हमारी बी लैंग्वेज में थी। तो इसी कमियों को दूर करने के लिए क्या हुआ बाद में, जो हमारे पास, क्योंकि जो हमारे नए सिस्टम आ रहे थे ना उस टाइम पे, जो हमारे पास PDP थे, PDP-11 था, है ना। तो इनमें इनमें क्या था, इनमें हमें नाम भी स्टोर करने थे। जैसे मान लेते हैं कि PDP क्या था हमारे पास, पर्सनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं ना, जैसे PDA वगैरह भी हम आगे पढ़ेंगे, तो पर्सनल डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट भी पढ़ेंगे। जैसे PDP हमारे पास क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। तो इन कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट ये होती थी कि आपको कोई डाटा सेव करना है, तो डाटा में अगर मान लेते हैं मुझे आपका नाम ही सेव करना था उस टाइम पे, तो आप नाम ही नहीं सेव कर पाओगे, तो वो सॉफ्टवेयर आपका किस काम का जिसमें आप किसी का नाम ही नहीं सेव कर पाओगे। तो वो कमियां दिखी थी, तो उस कमियों को दूर करने के लिए सी लैंग्वेज का सहारा लिया था। अब सी लैंग्वेज में क्या था, डेनिस रिची ने क्या किया, बेसिकली बी लैंग्वेज को इम्प्रूव किया। उसने देखा कि इसमें मैं और क्या अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, तो उसने कंट्रीब्यूशन यही किया कि जो इसकी कमियां थी उसको इसने क्या किया, दूर किया। और साथ ही साथ इसने क्या किया, बेसिकली कमियां दूर करने के लिए किसका सहारा लिया, जो बेसिकली केन थॉमसन थे, बेल लैब्स में ही काम करते थे। तो डेनिस रिची क्योंकि मेन हेड थे जिन्होंने ये सारी दूर करी, तभी इनका नाम आता है मेन कि सी लैंग्वेज के फाउंडर कौन या फिर डेवलपर कौन है। तो बी लैंग्वेज का जो इन्हांस वर्जन था, या फिर हम बोल सकते हैं कि बी लैंग्वेज को एक तरीके से जो उसकी कमियां थी वो दूर करने के बाद नई लैंग्वेज हमारी कौन सी बनी, सी लैंग्वेज बनी। ओके, तो अभी क्रिएटर कौन थे इसके, डेनिस रिची थे। और डेनिस रिची के साथ बेसिकली, क्योंकि बी लैंग्वेज में कौन वर्क कर रहे थे, कौन अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे थे, सर केन थॉमसन तैयार कर रहे थे यूनिक्स अपना। पर जैसे उन्होंने सी लैंग्वेज बना दी अपनी, तो सी लैंग्वेज की जो बेसिकली जिसने कमियां दूर करी थी, कौन कौन सी कमियां थी, कैरेक्टर्स और फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर थी, उस टाइप के डाटा टाइप ये नहीं स्टोर कर पा रहा था। तो वो जैसे ही कमियां हमने दूर करी, तो केन थॉमसन ने भी क्या किया, जो अपना कोड था वो, क्योंकि बी और सी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बी लैंग्वेज भी सेम वही वर्क करती है, पर उसमें डाटा टाइप्स कुछ थे वो सपोर्ट नहीं करता था, तो इसकी वजह से वो बी है। और जो सी है उसमें क्या था, तो बी की जो एक्स्ट्रा जो फीचर्स थे जो नहीं थे उसमें, तो उसको उसने इम्प्लीमेंट कर दिया। उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद वो लैंग्वेज कौन सी बन गई, सी लैंग्वेज बनी। और उसका निर्माता कौन बन गया, वो निर्माता बन गया हमारा डेनिस रिची। तो जैसे ही, क्योंकि अब बी और सी में कई बार एग्जाम बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर सी लैंग्वेज क्या है, बी, आपने बोला बी लैंग्वेज से, देखो शुरुआत हो गई थी बी लैंग्वेज से, पर जो एक्चुअल में पूरा यूनिक्स का कोड लिखा गया है वो कौन सी लैंग्वेज से लिखा गया है, सी लैंग्वेज से लिखा गया है। अब देखो मैं कल को आपसे यही बोल दूं कि बेटा आपने एक अपना प्रोग्राम बनाना है, और वो प्रोग्राम आपने बनाना है बी लैंग्वेज में, है ना। आप बी लैंग्वेज अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दिया आपने, पर कल को मैंने बोला अरे बेटा एक नई लैंग्वेज आ गई है सी लैंग्वेज, वो बी की कुछ कमियां थी उसको उसमें दूर कर दिया गया है। आप क्या करो, आप उस जो अपना, क्योंकि बाकी कोड तो आपका सेम ही है, कुछ जो नए डाटा टाइप अगर आपको वो ऐड करने हैं तो आप उसको भी ऐड कर लो, तो सर हाँ हम कर लेंगे, ईजी है वो। तो इससे क्या हुआ कि जो बी लैंग्वेज की जो कोड थे वो तो रहते ही हैं, पर सी लैंग्वेज को जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी या फिर जो एक्स्ट्रा कोड था वो भी वहाँ पे हमने यूनिक्स में यूज़ कर लिया। तभी हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सी लैंग्वेज से बना है बेटा, हमारा सी लैंग्वेज से वो बना है। समझ आ गई कि क्यों इसको सी बोलते हैं, शुरुआत इसकी बी से हुई थी, पर एक्चुअल में पूरा का पूरा जो कोड बना है वो हमारा सी लैंग्वेज की हेल्प से बना है। और किसने इसको बनाया है, केन थॉमसन ने बनाया है, और बेल लैब्स में वो काम करते थे।
और इसको हम क्या बोलते हैं, सेट आउट ऑफ इम्प्रूव्ड बी। या सी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं कि हमने कुछ कमियां थी, या फिर इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ बी लैंग्वेज भी बोल देते हैं किसको, हमारी सी लैंग्वेज को। तो ये डाटा होता है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे करके, तो आपने इनको क्या करना है, नोट करना है। बाकी देखो क्या क्या हमारी प्रोसेस रहती है कि जैसे 1972 से 1973 तक जो हमारे पास रिची थे, उन्होंने क्या ऐड किया, डाटा टाइप थे बेसिकली, जो डाटा टाइपलेस थे उनको ऐड किया, या फिर इसके अलावा अदर फीचर उन्होंने ऐड किए जो बी लैंग्वेज में नहीं थे, उनको इन्होंने क्या किया, बेसिकली ऐड कर दिया। और इसी को क्या बोल दिया बाद में, सी लैंग्वेज इन्होंने बोल दिया। ओके, और यही हम बोल देते हैं कि बी की बाद कौन सी लैंग्वेज आई, हमारी सी लैंग्वेज आ गई। ओके, तो ये कुछ डाटा होता है जो आपको समझना होता है कि जो एक लैंग्वेज बनी है तो वो कैसी बनी है, क्या क्या उसमें कमियां रही थी, किस कमियों को दूर करने के बाद वो लैंग्वेज आई थी हमारी। ओके, बाकी देखो ये लिखा है यूनिक्स का कनेक्शन क्या था इस लैंग्वेज में, तो वो लिखा है कि द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ सी अकर्ड इन 1973। सी C had become powerful enough that Ritchie and Thompson successfully rewrote the entire Unix operating system kernel in C। समझ आएगा मैंने क्या बोला, वही चीज़ जो आपको मैंने समझाई कि अगर बीच में आपने कोड तो लिख लिया पर आपने देखा रहा बी में कुछ कमियां हैं, वो कल को मुझे दिक्कत करेंगी, क्योंकि जब आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना ही रहे हो तो आप ऐसा चाहते हो ना कि वो सारा काम कर पाए। तो आप क्यों चाहोगे कि किसी लैंग्वेज में कोई दिक्कत थी, आप उसमें क्यों उसका कोड लिखोगे। तो आपने क्या किया, उसका पूरा का पूरा कोड क्या किया, रीराइट कर दिया, है ना, रीराइट कर दिया। और आपने क्या बना दिया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल बना दिया। कौन सी लैंग्वेज में बनाया, वो सी लैंग्वेज में बनाया। और ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि आपकी सी लैंग्वेज की हेल्प से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बना है, या फिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल बना है, तो वो आपका यूनिक्स है। ये आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो इसमें ये एक बच्चों में कन्फ्यूज होती है कि सर जो हमारे पास रीराइट किया है यूनिक्स को, ये हमारे पास एक बड़ी डील थी क्या, कि जो यूनिक्स को हमने फिर से लिखना था, ये इतनी बड़ी बात क्यों थी। क्योंकि बेटा आपने ये देखना है, क्योंकि जो हमारे पास यूनिक्स था उसको सी में इसलिए लिखा गया था कि जो अत्यधिक जो हमारे पास पोर्टेबल हो जाए सिस्टम। पोर्टेबल समझते हैं ना, क्योंकि उसमें जो कमियां थी कि उसमें कुछ डाटा टाइप नहीं चलते थे, या फिर कुछ चीज़ें थी जो मुझे कल फ्यूचर में अगर यूज़ करनी है, अलग अलग सिस्टम से मुझे अगर यूज़ करनी है, तो वो अगर पोर्टेबल ही नहीं होगा, है ना, कि एक सिस्टम में चला पाऊँ बाकी मैं किसी में चला ही ना पाऊँ, तो उसकी कमियां थी बी लैंग्वेज में। तो उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, बेसिकली यूनिक्स का पूरा कोड है उसको सी में ही पोर्टेबल कर दिया, मतलब सी में ही पोर्ट कर दिया, ताकि जो सी लैंग्वेज में जो भी सारी कमियां थी बी लैंग्वेज की वो सारी खत्म होगी, ताकि उसको हम क्या कर सकें, जो भी हमारे नए आगे कंप्यूटर आएंगे इन फ्यूचर उनमें बेसिकली यूटिलाइज कर पाएँ ईजिली। तो वही यहाँ पे लिखा है, टू मूव यूनिक्स टू अ न्यू कंप्यूटर आर्किटेक्चर डेवलपर ओनली हैड टू राइट सी कंपाइलर, है ना। वही अब मतलब है कि अगर आपको क्या करना है, कोई एक तरीके से अपना आपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपना बना दिया, अगर आपको क्या करना है, इसको किसी और सिस्टम 2 में भी इंस्टॉल करना है, ठीक है, मान लेते हैं सिस्टम 1 में तो ये चल रहा है, पर आप चाहते हो कि इसको सिस्टम 2 में भी इंस्टॉल करना है या फिर डाउनलोड करवाना है, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे सिंपल आप कंपाइलर ही बनाओगे, कंपाइलर ही इंस्टॉल करोगे, आपका ये सिस्टम है इस पे मशीन के ऊपर भी चल पड़ेगा। ओके, वही चीज़ लिखी है कि आपको पूरा का पूरा कोड दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल क्या करोगे, उसका सी कंपाइलर का जो कोड है वो लिखोगे मशीन के अकॉर्डिंग, फिर वो उस मशीन पे वो सिस्टम भी चल पड़ेगा, या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स वो उस मशीन के ऊपर भी चल पड़ेगा। तो ये होती है पोर्टेबिलिटी का मतलब, क्योंकि एक जो कोड है वो आपका मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर चल पाए, तो उसके लिए उस टाइम पे ये सोचा गया था कि हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं किसमें, हमारी सी लैंग्वेज के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। समझ आएगा ये सारी जो डाटा होता है, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा होता है, आपको समझना होता है, नोट आपको बनाने होते हैं। अब देखो हमारे पास आता है इवोल्यूशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सी, कि जो हमारी सी लैंग्वेज थी चलो आ गई हमारे पास, चलो फिर मान लेते हैं 1972 में आ गई, ठीक है, डेनिस रिची ने इसको बना दिया, कैम थॉमसन ने क्या किया, इसको सहायता दे दी। अब देखो क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, आप उसको एक ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्डाइज मैंने आपको क्या बोला था कि एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो इंटरनेशनली चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके घर में ही चलनी चाहिए, जैसे मान लेते हैं कि मैंने इंडिया का बना दिया घर में कल के लिए, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया मैंने, ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने IISO कर दिया, उसका नाम कर दिया इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कि वो मेरे इंडिया में ही चलेगा, इससे बाहर चलेगा ही नहीं। तो जो इससे बाहर के जो कंप्यूटर होंगे मेरे देश के बाहर के, तो वो कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे हमारे कंप्यूटर के साथ, है ना। तो हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए था जो सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो सके, इक्वली काम कर सके। तो उसके लिए जो हमारी संस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ISO बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब इवोल्यूशन हमारी चली, तो बेसिकली हमने क्या बोला कि जो हमारी CBL बेल लैब्स में बनी थी, तो वहाँ पे अलग अलग जो डेवलपर थे, क्योंकि एक ही बंदा नहीं होता है, अलग अलग पर्सन होते हैं, हर एक पर्सन क्या करते हैं, अपने अपनी कुछ उनको लगता है कि सर हमें ये आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो उनके अपने अलग अलग आइडियाज़ थे, तो उन्होंने अपने अपने आइडिया के बिहाफ पे उसमें सी लैंग्वेज में अपने कुछ कुछ चेंजेस करे, है ना। तो वो चेंजेस करे, उसके बाद उस लैंग्वेज को और अच्छा इंप्रूव किया। तो इम्प्रूव करने के वही होता है कि जब इसकी इवोल्यूशन कैसी हुई, कि कहाँ से वो शुरुआत हुआ, कहाँ से वो सारी चीज़ें चली। तो आपने ये देखना है कि सबसे पहले 1978 में, ठीक है, K&R एंड C बेसिकली जो हमारे पास
ब्रायन कनिंघम थे और डेनिस रिची थे, इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च करी थी, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें इन्होंने पूरा का पूरा लिखा था कि सी लैंग्वेज कैसे है, क्या इसमें डाटा टाइप्स होते हैं, क्या इसके डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे आप इसमें कोड करेंगे, क्या इसका कंपाइलर होता है, कैसे आप इसका एक तरीके से लाइब्रेरीज वगैरह बनाएंगे, मतलब टोटल ए टू जेड जो भी हो सकता है सी लैंग्वेज में, वो सारा उन्होंने उस बुक में लिखा था। तो वो बनाया गया था बेसिकली, वो इन दोनों सिस्टम के द्वारा बनाया, मतलब इन दोनों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। एक ब्रायन कनिंघम और डेनिस रिची के द्वारा इसको बनाया गया था, ओके। और इस बुक का नाम क्या था, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर हमारे पास 1989 में क्या था, हमारे पास ANSI, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, C89 बोलते हैं, कि सी का जो 89th वर्जन था। क्योंकि C89 क्यों लिखा है, क्योंकि 1989 में आया था, सिंपल फंडा है, ज़्यादा टफ नहीं है। C89 तो लिखा है क्योंकि 1989 में ये प्रकाशित हो गया था। अब देखो ANSI क्या होता है, ये होता है हमारे पास अमेरिकन, ठीक है, बेसिकली हमारे पास बोल सकते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, सिंपल बोल सकते हैं, ठीक है। ANSI बेसिकली एक कमेटी है जो क्या काम करती है, एक फॉर्मल स्टैंडर्ड आपको देती है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, जो अलग अलग लाइब्रेरीज हैं वो आप बना सकते हैं। अब लाइब्रेरीज क्या होती हैं सर, ये क्या चीज़ें होती हैं, बेसिकली जब हम आगे पढ़ेंगे ना ये सारी चीज़ें, कि आप ऐसे समझ लो कि एक आपने क्या कर दिया, प्री डिफाइंड कोई चीज़ें बना के रख दी, कि जब आपको उसको यूज़ करना है तो आप उसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं, ओके। जैसे आप क्या करते हैं, घर में कोई आपको कोई सामान कोई बनाना है, कोई मान लेते हैं आपको कोई सब्जी बनानी है, तो आप क्या करते हैं, उसके सारे आइटम्स हैं उसको पहले से ही दुकान से लेकर आके अपने घर पे रख लेते हो, और जब आपको उसको ज़रूरत पड़ती है आप उसको उतने हिसाब से यूटिलाइज़ कर लेते हो। तो वैसे ही लाइब्रेरीज़ होती हैं, एक ऐसा कोड होते हैं जो पहले से ही बना के रखे हैं, जब आप उसको यूज़ करना चाहो तो आप उसको सिंपली क्या कर सकते हो, अपने कोड में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस वही चीज़ देखी है कि आपको क्या दे रखा था हमारे पास, ANSI के दौरान क्या दिया था उन्होंने, एक कमेटी है बेसिकली, इन्होंने क्या कर दिया था, आपको एक तरीके से फॉर्मल स्टैंडर्ड बना दिया था कि जो हमारे पास एक सिस्टम जो सी लैंग्वेज बनेगी तो उसके स्टैंडर्ड क्या रहेंगे, ठीक है, ये सारे उन्होंने बना दिए। किसने बनाया था, अमेरिकन्स ने ये बनाया था, ओके। उसके बाद देखो, मैंने ये चीज़ आपको पहले बताई थी कि कोई भी चीज़ है वो लिमिटेड नहीं रहेगी, अगर लिमिटेड रहेगी तो वो उस देश की ही रहेगी, मतलब बन के रह जाएगी। पर हमें क्या चाहिए था, हमें उसको वर्ल्ड वाइड वेब या फिर इंटरनेशनली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे हमने इंटरनेशनली की बात करी, तो मैंने क्या बोला, उसको कौन अडॉप्ट करेगा, उसको ISO अडॉप्ट करेगा। ISO ने क्या किया, नेक्स्ट साल ही मतलब 1990 में क्या किया, जिसको हम बोलते हैं C90, ठीक है। C89 और 90 में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करी थी उसमें, कि कुछ उनको दिक्कतें लग रही थी कि अगर हम कोई चीज़ इंटरनेशनली दे रहे हैं तो उसमें जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं उसको आप ख़त्म करो। उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, पूरे जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं इनके लिए ओपन कर देते हैं, कि सारे इस लैंग्वेज में क्या कर पाएँ, कोड कर पाएँ, ओके। तो उसी स्टैंडर्ड को किसने बना दिया, ISO C ने उसको बना दिया, तभी इसको बोलते हैं, ISO ने इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। ISO ने अडॉप्ट किया था ANSI स्टैंडर्ड ग्लोबली, ओके। जो उसका C89 था और जो CS90 था वो एग्जैक्टली क्या था, हमारे पास सेम था, ओके। बाकी वही चीज़ मैंने आपको बता दी कि दोनों एक्चुअल में सेम ही थे, बस तो थोड़ी बहुत जो मॉडिफिकेशन थी इसको करने के बाद जो हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने क्या किया, इसको अडॉप्ट कर लिया और फर्दर आगे क्या कर दिया, इसको प्रोसीड कर दिया सी लैंग्वेज को, जो हम आज बेसिकली सी पढ़ते हैं। उसके बाद इसका अगला वर्जन आया था 9 साल बाद, 1999 में आया था। इसमें क्या क्या चीज़ें आई थी और क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी, इसमें देखो आपके पास इनलाइन फंक्शंस आ गए थे, ओके। इसके अलावा हमारे पास लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग इंट आ गया था, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट आ गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई थी जब हम C99 की बात करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली हम सारे देखेंगे कमेंट्स क्या होते हैं, इसके अलावा ये लॉन्ग क्या होता है, लॉन्ग इंट क्या होता है, ये सारे हम पढ़ेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर होते हैं ये सारे हमारे पास, मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम डाटा टाइप्स होते हैं जो हम अलग अलग एक तरीके से डाटा को स्टोर करने के लिए बताने का काम करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे डिटेल में, बस आपने ये नोट करना है कि सिंगल लाइन कमेंट कब आया था, कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1999 में आया था, और कौन से वर्जन के लिए आया था, ये सबसे पहले तो C99 के लिए आया था। इसके अलावा जो इसके बाद 2011 का वर्जन आया था, इसको C11 बोलते हैं। इसमें हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग का सपोर्ट हो गया था, इसके अलावा सिक्योरिटी वगैरह थी वो इम्प्रूव करी गई थी, है ना। तो जितने हमारे पास सी लैंग्वेज के अलग अलग एक तरीके से अपडेटेड वर्जन आ रहे हैं ना, उसमें जो भी कमियां है ना वो दूर की जा रही हैं, ओके। बस आपने याद रखना है कि जब भी हमारे कोई लेटेस्ट वर्जन आता है उसमें कोई ना कोई कमियां होती है, उसको क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। फिर उसके अलावा 2018 में आया था, इसमें क्या किया था, जो बग्स वगैरह थे, इसके अलावा जो बग्स थे उसको एक तरीके से रिलीज़ किया गया था, फिक्स किया गया था और रिलीज़ किया गया था। और इसके अलावा कोई भी नया फीचर नहीं आया था, क्योंकि इसमें कोई भी एक तरीके से तो लगा ही नहीं कि इसमें कोई और कमी हो सकती है, तो इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई फीचर आया नहीं इसमें, है ना। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट आया था 2024 में, उसका नाम क्या था, C23 था। उसमें क्या था, बेसिकली हमारे पास कुछ फीचर्स थे, ठीक है, जैसे बूल कीवर्ड या फिर रिमूव्ड इसने कर दिया था, जैसे K&R स्टाइल फंक्शंस थे, इनको क्या कर दिया था इसने, क्या बेसिकली क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया। बेसिकली जो हमारे पास पुराना स्टाइल का कुछ कोडिंग थी ना, उसको क्या किया था, यहाँ पे रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ डाटा होता है, इसको क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है ना।
तो ये सारे जो वर्जन थे, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से ये सारा चला, तो ये सारा क्या करना है, अपने कॉपी अपने नोट करके लिख लेना। अब देखो सी इतनी पॉपुलर क्यों हुई, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, वाई सी बिकम सो पॉपुलर या फिर सो सक्सेसफुल। क्योंकि जो हमारी सी लैंग्वेज थी, ये क्या है, बेसिकली रिमेन वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि जो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। पॉपुलर हुई क्यों थी, क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज बन गई थी जिसने सारे, जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सर जो भी हमारे पास कंडीशंस थी, अगर मुझे कोई चीज़ बनानी है, उसको बनाने की जितनी आपकी कंडीशंस थी, वो सारी की सारी इसने फुलफ़िल कर दी थी। तो जैसे कोई लैंग्वेज ने अगर सारी आपकी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर दी है, तो ऑब्वियसली वो पॉपुलर होगी ही। तो वही बेसिक अंडा था। उसके बाद सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही हुई है, क्योंकि इसने सारी अलग-अलग चीज़ें बनाई हैं, है ना? इसकी वजह से क्या होगी, काफ़ी पॉपुलर होगी। इसके अलावा जो हमारे पास, मैंने बताया आपको, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसने बना दिया था, है ना? और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितना एक तरीके से, मतलब उस टाइम पे बोलते हैं कि काफ़ी पॉपुलर था उस टाइम पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑब्वियसली जिस लैंग्वेज की हेल्प से इतना पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बना होगा, तो ऑब्वियसली वो लैंग्वेज भी पॉपुलर रही होगी। और उसी की वजह से ये लैंग्वेज काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आज भी कई जगह जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सी लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। तो आपने नोट करना है। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसको सी लैंग्वेज को एक इतना पॉपुलर बनाती हैं। सबसे पहले आता है मिडल लेवल लैंग्वेज, ठीक है? कई बुक्स में लिखा होता है इसको हाई लेवल लैंग्वेज, एग्ज़ाम में भी कई बार हाई लेवल लैंग्वेज दिया होता है। पर आपने याद रखना है कि जब भी एग्ज़ाम में हाई लेवल लैंग्वेज और मिड लेवल लैंग्वेज 2 ऑप्शन दिए होंगे, तब आपने हमेशा टिक करना है मिडल लेवल लैंग्वेज, क्योंकि सी एक तरीके से ना पूरी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें आप सिंपली आप एक अपना कोड लिखते हैं, ओके? इंग्लिश भाषा में अपना कोड लिखते हैं, जैसे आप पाइथन में लिखते हैं ना प्रिंट, पाइथन में आप प्रिंट लिखते हैं और यहाँ पे जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो प्रिंट करवा लेते हैं। अब देखो इतना सा आप कोड लिखते हैं और जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो करवा सकते हैं। पर सी लैंग्वेज में आपको जो प्रिंट करवाना होगा वो आप देखेंगे कितना लंबा चलता है। वो अभी मैं आपको नीचे बताऊँगा एग्ज़ाम्पल भी। तो सी लैंग्वेज एक तरीके से मिडल लेवल लैंग्वेज है। ना तो ये प्योर सर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, ना तो ये हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है। तो सी हमारी कहाँ आ जाती है? इन दोनों के बीच में आ जाती है ना? तो सी हमारे पास क्या बन जाती है? मिडल लेवल लैंग्वेज बन जाती है। ये आपने नोट करके लिख लेना है। तो वही लिखा है, इट ब्रिज गैप्स बिटवीन द हार्डवेयर एक्सेस असेंबली, जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है जिसको हम लोअर लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, एंड द हाई लेवल अब्स्ट्रैक्शंस, ठीक है? तो हाई लेवल जो अब्स्ट्रैक्शंस होती हैं उनके बीच में ये लाई करती है, मेकिंग इट परफेक्ट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम। समझ आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सबसे पहले कौन सा बना था बेटा? यूनिक्स बना था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ हमारा सी लैंग्वेज। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है क्यों पॉपुलर है, कि जो इसकी एफिशिएंसी और जो इसकी स्पीड है, कि हमारे सी कंपाइलर होते हैं वो जनरेट करते हैं हाई ऑप्टिमाइज्ड और फास्ट रनिंग मशीन। क्योंकि जब भी हम कोई अपना कोड बनाते हैं तो उसमें हमें यही चाहिए होता है कि जो हमारा कोड है वो काफ़ी मेमोरी कम कंज्यूम करे एक तो, दूसरा फंडा क्या होता है कि वो जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो पाए। क्योंकि जितना कोड जितना स्मूथली एग्जीक्यूट होगा, जल्दी एग्जीक्यूट होगा, वो ऑटोमेटिकली उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? हाईली ऑप्टिमाइज होगी और हाईली एक तरीके से हम बोल सकते हैं पावरफुल होगी। ओके, तो बस वही लिखा है कि जो सी कंपाइलर अत्यधिक अनुकूल या फिर ऑप्टिमाइज होते हैं और तेज़ चलने वाली मशीन का कोड उत्पन्न करते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ों की वजह से सी लैंग्वेज काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा पोर्टेबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया कि आप बस उसका एक बार कोई कोड अपना लिख दो और उसके कंपाइलर है उसको कहीं पे भी आप यूज़ कर लो। इसमें आपको ये भी ध्यान नहीं रखना है कि कितने बिट का आप यूज़ कर रहे हो, क्या आप यूज़ कर रहे हो। वो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें कर सकता है कहीं पे भी। है ना? जैसे आप सी कंपाइलर यूज़ कर लो, तो सी कंपाइलर बेसिकली आप यूनिक्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपना इंस्टॉल कर लो, उसमें जो हार्डवेयर है उसके अकॉर्डिंग उसका कंपाइलर आप बना दो और वो चल पड़ेगा वहाँ पे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी की वजह से हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल बोलते हैं कि सी लैंग्वेज को आप कहीं भी, या फिर जो सी लैंग्वेज से बने जो सिस्टम होते हैं या फिर कोड होता है या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको आप कहीं पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है इसकी लेगेसी, कि जो हमारे पास सी फैमिली है इसके द्वारा कौन कौन सी लैंग्वेज बनाई है। तो आप इसके बाद देखो सी के बाद हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज की वजह से बनी है, हमारी सी लैंग्वेज की हेल्प से बनी है। क्योंकि सी में बेसिकली ना इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट नहीं थे, तो सी लैंग्वेज के ही अंदर ही क्या डाल दिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट डाल दिए। तो उसको हमने क्या बोल दिया, सी प्लस प्लस बोल दिया। जब आप इसको एक्चुअल में यूज़ करेंगे ना दोनों को, तो आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगेगा जब तक आप क्लासेस का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, है ना? तब तक आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि हम सी यूज़ कर रहे हैं कि सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं। तो सी प्लस प्लस क्या है, बेसिकली सी लैंग्वेज से मिलकर ही बना गई है सी प्लस प्लस। इसके अलावा जावा, है ना? तो जावा भी क्या बनी है, सी प्लस प्लस दोनों का कॉम्बिनेशन है। याद करना है आपने कि सी और सी प्लस प्लस दोनों की हेल्प से हमारी कौन सी लैंग्वेज बनी है, जावा लैंग्वेज बनी है। किसने बनाया इसको? जेम्स गोसलिंग ने इसको बनाया। इसके अलावा सी हैश, है ना? सी हैश भी किसकी हेल्प से बनी है? सी प्लस प्लस की हेल्प से बनी है। पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड पीएचपी, इन सभी को बनाने के लिए ना जो हमारी सी लैंग्वेज थी वो बेस बनी थी। और जो बेस होता है वही सबसे पावरफुल होती है ना? एक मदर लैंग्वेज बोल देते हैं हम इसको, कि एक माता है जिसके आगे फिर फर्दर आगे इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट करी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाया सी प्लस प्लस, उसके बाद आगे क्या होगी, सारी चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट होगी।
तो ऐसे करके जो आपकी पूरी एक हिस्ट्री चलती है एक सिस्टम की, एक लैंग्वेज की, कैसे वो भाषा आई, किस किस दौर से वो गुजरी, क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हुई। तो ये सारी चीज़ें जैसे आप समझ लेते हैं तो आपको समझ आता है कि सर अच्छा ये शुरुआत यहाँ से हुई है और हमें इसको ऐसे से पढ़ना है। और देखो जब भी हमारे पास जो सी लैंग्वेज हमारी बन गई, सी लैंग्वेज काम कैसे करती है, तो वही लिखा है हाउ इट वर्क। तो सबसे पहले सोर्स कोड आता है, फिर उसको हम कंपाइल करते हैं और लास्ट में उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इसको आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसमें यहाँ पर समझ पाओगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना कोड लिखोगे, जैसे यहाँ पे कोड लिखा है ना, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, इसके अलावा उसका आप क्या करेंगे, मेन कोई फंक्शन होता है उसको आप बनाएंगे। इसके बाद आप ये सारा कोड लिखेंगे उसके अंदर। तो ये सारा सर आपका क्या बन जाता है, ये पूरा आपका सोर्स कोड बन जाता है ना। जैसे अपना सोर्स कोड आपका बनाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको कंपाइलेशन के लिए भेजती हो। तो कंपाइलेशन से पहले एक स्टेप चलता है, उसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर। ठीक है, एक्चुअल में होता है क्या, प्री प्रोसेसर में जो आपने बाहर की कुछ फाइल्स अगर अपने कोड में ऐड करनी है तो उसको, उस स्टेप को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर। इसको मैं समझा दूंगा डिटेल में क्या मतलब होता है इसका। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि प्री प्रोसेसिंग क्या होती है, जब आपका एक्चुअल में पूरा कोड कंपाइलेशन के लिए जाना है, कंपाइल होने के लिए जाना है, उससे पहले आपका कोड है उसमें एक्स्ट्रा कुछ फाइलें होती हैं वो ऐड की जाती हैं। उसके बाद उसको फर्दर आगे कंपाइलेशन के लिए भेजा जाता है। फिर जैसे आप उसको कंपाइलेशन के बाद भेजते हो कंपाइलर के पास, तो कंपाइलर क्या करता है उसका, सर वो उसका एक तरीके से मशीन कोड बना देता है, या फिर उस मशीन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लेते हैं मैं अपनी कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो वो मेरे कंप्यूटर के लिए क्या बना देगा, मेरा असेंबली कोड बना देगा। और वो असेंबली कोड किसके पास जाएगा, असेंबलर के पास जाएगा। असेंबलर क्या करेगा, वो मेरी मशीन के अकॉर्डिंग, जो मेरी मशीन कैसे वो वर्क करती है, किसी कंप्यूटर को कैसे वो समझाती है, उसके अकॉर्डिंग मेरा ऑब्जेक्ट कोड बना देगा। और जैसे ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट कोड होगा उसको लिंक कर देंगे, अलग अलग जो फाइल्स होती है उसको तो लिंक कर देंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, बेसिकली इसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्ट कर देंगे। और लिंकर क्या काम करता है, बेसिकली जो भी आपका कोड बना होता है उसको एक तरीके से रैम के ऊपर लेके जाने का काम करता है ना, लिंक करने का काम करता है। ऐसे करके फिर लास्ट में जाके आपका जो प्रोग्राम है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। समझ आ गया, ऐसे करके आपका जो पूरा सी लैंग्वेज का कोड है वो वर्क करता है। अब वो लिखा है कि जो सी कंपाइलर, सी क्या है, बेसिकली एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि जो सोर्स कोड होता है ये हमेशा कन्वर्ट होता है मशीन कोड में। वैसे मैंने सबसे पहले आपको यही चीज़ समझाई थी कि बेटा जो भी आपको कोई लैंग्वेज होती है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको आप किस में कन्वर्ट करते हो, लो लेवल लैंग्वेज में। और लो लेवल लैंग्वेज की आप क्या बोलते हो बेटा, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप क्या करते हो, कोई भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, है ना। बाकी उसके बाद क्या करते हैं, वो लिखा है कि कंपाइलर क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है फर्दर, मतलब एक तरीके से एग्जीक्यूट करता है आपके हाई लेवल लैंग्वेज को, कन्वर्ट करता है उसमें ऑब्जेक्ट कोड में। फिर बाद में हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और जो एग्जीक्यूट होती है वो 4 तरीकों से होती है। सबसे पहले देखो क्या होती है, जो जब कंपाइलर के बाद इसको भेजते हैं कभी हमने कोड को, जैसे यहाँ पे लिखा ना ये वाला कोड, तो ये कोड क्या होता है, सबसे पहले इसमें प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा आपने कमेंट वगैरह दिए होंगे, या फिर कोई अपने मैक्रो वगैरह आप यूज़ करेंगे, या फिर कोई अपनी फाइल वगैरह आपने ऐड करी होती है, इनको ये क्या करता है, एक तरीके से प्रोसेस करता है, फिर इसको बोलते हैं प्री प्रोसेस करता है। इसमें क्या मतलब होता है कि कमेंट को हटाता है और मैक्रोज या फिर इंक्लूड जो फाइल्स होती हैं उसको विस्तार करता है, फिर एक्सपैंड करता है, फिर उसको क्या करता है, बेसिकली जो हमारा फाइल होती है उसमें क्या करता है, जो हमारा कोड होता है उसमें ऐड करने का काम करता है। फिर आता है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन में क्या होता है, जो भी आपका कोड होता है उसको मशीन या फिर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो वही लिखा है कंपाइलेशन में कि जो असेंबली लैंग्वेज में इसको बदला जाता है। फिर असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, उसको ऑब्जेक्ट लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज में बदलती है। ओके, तो जैसे वो मशीन लैंग्वेज में बदल जाती है, उसके बाद क्या करती है, लिंकर क्या करता है, बेसिकली जो आपका लिंकर होता है, बेसिकली लिंकिंग लिखा है यहाँ पे, लिंकर होता है ये। लिंकर क्या करता है, कंबाइन कर देता है अलग अलग ऑब्जेक्ट कोड को आपकी लाइब्रेरी फंक्शंस के साथ, जिसकी हेल्प से आपकी क्या बन जाती है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। और आपको पता है आपके सिस्टम में हमेशा कौन सी फाइल रन करती है, सर हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल वो है रन करती है। ओके, तो ऐसे करके जो आपका पूरा पूरा स्टेप है वो चलता है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें समझाई। देखो आप क्या करते हो, जब भी आप अपना कोड लिखोगे हाई लेवल लैंग्वेज में, वो क्या होगा, वो सबसे पहले सर हमारा कहाँ पे जाएगा, वो सबसे पहले करेगा प्री प्रोसेस से, है ना। अब प्री प्रोसेस का मतलब क्या होता है वो आप यहाँ पे समझ लो। जैसे मैं इसको थोड़ा इरेज करके आपको बता देता हूँ। सर प्री प्रोसेसर का मतलब क्या है, देखो बेटा ऐसा होता है जब आप अपना कोड लिखेंगे ना, क्योंकि अभी आपकी फर्स्ट क्लास है तो अभी काफ़ी डाउट आपके मन में मैं समझ सकता हूँ। तो आपने बस ये देखना है कि जब आप प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, जब आप अपना ऐसा करके कोड लिखेंगे, बेसिकली आप जब सी लैंग्वेज के अंदर अपना ऐसे करके कोड लिखेंगे, इसमें देखो आपने ये चीज़ ऐड करी है, इसमें आपने एक लाइन ऐड करी है, हैश इनक्लूड stdio.h। ओके, अब देखो ये क्या चीज़ है, ये क्या वर्क करती है, सर आपने हमें हैश तो बताया। हैश हमारा क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। प्री प्रोसेसर क्या होता है, डायरेक्टिव होता है। ये आपने हमें बताया पहले भी कि हैश होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब देखो यहाँ पे लिखा है हैश इनक्लूड, इसका मतलब है आपको कुछ फाइल इंक्लूड करनी है कंपाइलर के पास भेजने से पहले।
कंपाइलर के पास भेजने से पहले आपको कुछ फाइल हैं वो अपने कोड में ऐड करनी है। मैंने तो अपने कोड देखो कितने लाइन में लिखा है सर, मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे कोड 8 लाइन का है। पर जब हम इसको क्या करते हैं, इसको चलाते हैं या फिर कंपाइल करने के लिए भेजते हैं, तो प्री प्रोसेसर में होता है क्या है, प्री प्रोसेसर देखता है अच्छा आपने ये वाली फाइल है उसको ऐड करना है अपने कोड के अंदर। इसका मतलब क्या है कि ये कोई एक फ़ाइल कहीं बनी होगी, मेरे कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं ये फ़ाइल पड़ी होगी, इसका नाम क्या होगा stdio.h, ऐसे करके ये फ़ाइल होगी। इस फाइल के अंदर मान लेते हैं कोई कोड लिखा है 50 लाइन का, तो 50 लाइन का कोड यहाँ पे लिखा गया है और इस लाइन को, इस कोड को मुझे ऐड करना है अपने कोड के साथ, है ना। तो इसका मतलब है इंक्लूड क्या काम करेगा, बेसिकली आपकी ये वाली फाइल को ढूंढेगा। अच्छा ये वाली फाइल यहाँ पे पड़ी है, इसमें 50 लाइन का कोड है। अच्छा 50 लाइन का कोड प्लस आपका कितना कोड है सर, 8 लाइन का कोड है। अच्छा 8 लाइन का कोड, तो टोटल कोड कितना बन गया, 58 लाइन का कोड बन गया। आपने लिखा 8 लाइन का कोड, पर आपने क्या किया, आपने stdio.h की फाइल्स थी उसको भी ऐड कर लिया अपने कोड के अंदर। तो जैसे आपने उसको ऐड कर लिया तो आपकी फ़ाइल जो आपकी प्रोग्राम था वो कितने लाइंस का बन गया, 8 से 58 का बन गया। 8 से कितना बन गया, वो 58 का बन गया। तो ये कब बनता है, जब आप प्री प्रोसेसर चलाते हैं। और ये प्री प्रोसेसर कब चलता है, जब आपने क्या करना होता है, अपना कोड कंपाइल होने से पहले चलता है। आपने याद रखना है क्योंकि अभी आपका कोड कंपाइलर के पास नहीं गया है। जैसे वो कंपाइलर के पास जाएगा, कंपाइलर फिर उसको अपने अलग अलग फेजेस के ऊपर काम करता है ना, लेक्सिकल करता है, टोकन करता है, वो सारे हम आगे देखेंगे। पर अभी बेसिकली आप इतना समझ लो कि वो क्या करता है, उस कोड को आगे भेजता है फर्दर कंपाइलेशन के पास। कंपाइलेशन होने के बाद वो उसको इसमें कन्वर्ट कर देता है असेंबली में। असेंबली से बाद वो क्या करता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है, फिर लास्ट में आपको, क्योंकि उसको चलाना तो होता ही है ना, तो चलाने के लिए वो क्या बना देता है, उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। तो ऐसे करके जो आपका पूरा का पूरा वो है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चरिंग है या पूरा का पूरा सिस्टम है वो वर्क करता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई कैसे कैसे वो वर्क करता है, क्या क्या उसके स्टेप्स रहते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझ नहीं होती हैं कि एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखो जो ऊपर का जो आपने पूरा चीज़ें पढ़ी उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो सोर्स फाइल क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होती है। जैसे मान लेते हैं आपने कोई अपनी सी लैंग्वेज का कोड कर दिया, आपने लिख दिया उसका abc.c। तो जो .c है ये क्या है, बेसिकली इसकी एक्सटेंशन है। किस लैंग्वेज की, सर हमारी जो सी लैंग्वेज होती है उसकी एक्सटेंशन होती है। इसके अलावा प्री प्रोसेसर की फाइल एक्सटेंशन पूछी जाती है कि जो आपकी प्री प्रोसेस्ड फाइल एक्सटेंशन होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, फिर उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, उसकी .i होती है। ये काफ़ी टीचर है उसको स्किप कर देते हैं, पर आपने इसको नोट करना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा होता है। फिर जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है, इसकी जो फाइल एक्सटेंशन जब बनती है, जब असेंबली लैंग्वेज आपकी बनती है वो कैसे बनती है, आपकी .s से बनती है। और ऑब्जेक्ट जो फाइल होती है वो कैसे बनती है, या तो अगर विंडो होगा तो .obj, और अगर लिनक्स होगा तो .o बनेगा। और वैसे आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल कैसे बनती है, .exe विंडो के लिए बनती है और .out किसके लिए बनती है, आपकी लिनक्स के लिए बनती है। सर हमें ये चीज़ समझ नहीं है, थोड़ा डिटेल में बता दोगे बेटा। देखो एक्चुअल में होता क्या है, अब इसको थोड़ा वैसे ऐसे समझ लो, सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में। आपने क्या किया, मान लेते हैं आपने अपना कोड बनाया है ना, जैसे मान लेते हैं मैंने अपनी कोड बना दिया। ठीक है, उस कोड का नाम मैंने क्या कर दिया, मैंने रख दिया abc.c। ठीक है सर, ये मेरी कौन सी फाइल बन गई, सर ये मेरी सोर्स फाइल बन गई। सोर्स फाइल कौन सी लैंग्वेज में बनाई है, मेरी सी लैंग्वेज में बनाई है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में .c लिखा है तो इसका मतलब सी लैंग्वेज में बनी है। तो सी लैंग्वेज बनने के बाद इसमें क्या होता है, सबसे पहले बेटा प्री प्रोसेसर के पास वो जाता है। प्री प्रोसेसर के पास जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि सर हम बाहर से कोई ना कोई फाइल अपनी ऐड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड की है stdio.h, इसको हम अपने कोड में ऐड करते हैं। तो बेटा जो प्री प्रोसेसर की जो फाइल होती है वो क्या आ जाती है आपकी, वो बन जाती है आपके पास। क्योंकि जब आपका यही वाला कंपाइलर का कोड प्री प्रोसेस हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, abc.i में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है आपकी सी लैंग्वेज का कोड किस में बदल गया, आपका प्री प्रोसेसर फाइल में बदल गया। तो जैसे वो प्री प्रोसेसर फाइल में बदल गया, अब उसको हम आगे कहाँ पे भेज देते हैं, उसको भेजता हम कंपाइलर के पास भेज देते हैं। जैसे हम उसको कंपाइलर के पास भेज देते हैं, कंपाइलर क्या कर देता है, उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे वो असेंबली में कन्वर्ट कर देता है, तो असेंबली लैंग्वेज का क्या बताया मैंने, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .s हो जाता है। तो abc.s यहाँ पे बन जाता है। ओके, तो जो .s बना, एस बनने के बाद वो क्या बन जाता है, उसका ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है ना। ऑब्जेक्ट कोड जैसे मान लेते हैं, अगर मैं विंडोज़ चला रहा हूँ, अगर मैं विंडोज़ की बात कर रहा हूँ तो विंडोज़ के लिए मेरा ऑब्जेक्ट कोड क्या बन जाएगा, abc.obj। अगर मैं विंडोज़ की बात कर रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका, ऐसे बन जाएगा। अगर मैं विंडोज़ की बात कर रहा हूँ तो मेरी फाइल क्या होगी, abc.obj। ऐसे करके मेरा ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी। और जैसे ऑब्जेक्ट फाइल मेरी बन गई तो उसके बाद जैसे मैं उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में बनाऊंगा तो मेरा ये फाइल क्या बन जाएगी, लास्ट में जाके abc.exe वहाँ पे बन जाएगी। अब देखो अलग अलग फाइल्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर
जब हमने जब अपना कोड लिखा तो हमने नॉर्मल सी लैंग्वेज में लिखा, तो वो abc.c में हमने उसको सेव किया। पर जैसे हमने उसको कंपाइल किया, तो कंपाइल होने में क्या किया हुआ, सबसे पहले वो फाइल उसने क्या किया, जो बाहर की कुछ फाइल्स थी उसको अपने कोड में ऐड किया, तो वो abc.i बन गई। तो abc.i डॉट आगे किस में चलेगी, अब आगे उसको हमने कन्वर्ट कर दिया असेंबली कोड में। तो असेंबली कोड में जैसे हमने कोड किया, कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी एक्सटेंशन चेंज होगी, किस में चेंज होगी, एस में चेंज होगी, abc.s में वो चेंज होगी। अच्छा सर, असेंबली लैंग्वेज के बाद वो किस में कन्वर्ट होती है, वो आपकी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट कोड में जैसे वो कन्वर्ट हुई तो उसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, .obj। तो abc.obj वो क्या बनेगी, उसकी ऑब्जेक्ट कोड बन गया। तो सर ऑब्जेक्ट कोड के बाद क्या बनता है, ऑब्जेक्ट कोड के बाद आपका बनता है एग्जीक्यूटेबल कोड, क्योंकि एक्चुअल में आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो करना है ना, चलाना तो है ही है ना। तो चलाने के लिए आपका कौन सा कोड बन जाता है, एग्जीक्यूटेबल कोड बन जाता है। तो ऐसे करके देखो आपकी एक ही फाइल कितने मल्टीपल प्रोसेस से होके प्रोसेस होती है, फिर जाके आपको लास्ट में आपको क्या मिलता है, आपका एक तरीके से एग्जीक्यूटेबल कोड मिलता है। और इसी को आप क्या बोल देते हैं, इसको आप लो लेवल लैंग्वेज बोल देते हैं, या फिर इसको आप बाइनरी कोड बोल देते हैं अपना। ओके, बाइनरी कोड बोल लो, एग्जीक्यूटेबल कोड बोल लो, इसके अलावा लो लेवल लैंग्वेज कोड बोल लो, मशीन लैंग्वेज कोड बोल लो, है ना। अलग अलग ऑथर अलग अलग बोलते हैं, बस आपको ये चीज़ समझ नहीं होती है। जो आपकी सबसे पहले जो फाइल थी वो किस में थी, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में थी, या फिर इसी को आप क्या बोल देते हैं, सोर्स कोड बोल देते हैं, कि सर हमारा सोर्स कोड था, लास्ट में इतने सारी चीज़ें चल के वो क्या बन गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट कोड बन गया। सोर्स कोड से वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कोड में वो कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे करके जो आपका पूरा सिस्टम है वो वर्क करता है। ओके, अब देखो यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो डाउट हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे, यहाँ पे सर कैसे वो वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें चलती हैं, क्योंकि ये सारे ऐसी नॉलेज होती है एक बार में कोई नहीं बताता, या मैक्सिमम सारे तोड़ के बताते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये सारी चीज़ आपने नोट करनी है कि सोर्स फाइल आ गई, फिर हमारे पास ये बनती है असेंबली फाइल, इसमें सेव होती है, ऑब्जेक्ट इसमें आती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारी अगर विंडोज़ है तो EXE, अगर लिनक्स है तो .out करके आती है। इसके अलावा आपके पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आपको मैंने डिफरेंस बताया था कि कंपाइलर क्या करता है, जो आपका पूरा पूरा प्रोग्राम होता है उसको एक बार में लेके चला जाता है, और उसको अगर हम इंटरप्रेटर की बात करते हैं, वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है ना। जैसे मान लेते हैं वही आपका कोड आ गया abc.c है, और दूसरी जगह वही आ गया, मान लेते हैं कोई आपका एक तरीके से इसका कोड है, इंटरप्रेटर का कोड है, ठीक है। मान लेते हैं कोई abc इंटरप्रेटर का कोई कोड है यहाँ पे, है ना। इंटरप्रेटर जैसे पाइथन का कोड होता है, तो बेसिकली वो इंटरप्रेटर का होता है। तो कंपाइलर क्या करता है, इस पूरे के पूरे कोड को उठाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट में। पर जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, एक एक लाइन उठाता है, एक लाइन को उठाता है, इसको ऑब्जेक्ट में करता है, फिर ऑब्जेक्ट कोड में, फिर दूसरी लाइन को उठाता है, फिर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो इसके बोलने का मतलब है कि ये पूरे कोड को एक बार में कन्वर्ट कर देता है। पर जो इंटरप्रेटर होता है वो एक एक लाइन उठाता है और उसको क्या करता है, उसको इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे करके जो आपका कंपाइलर है और जो आपका इंटरप्रेटर है वो वर्क करता है। और ये दोनों होते क्या हैं, ये दोनों सर हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो आपने हमें बताया था। तो ये कुछ डाटा होता है जो एग्जाम में पूछा आता है, तो उसको क्या करना, अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना। बाकी देखो लिंकर लिखा है, तो लिंकर क्या काम करता है, मैंने क्या बोला था कि जब भी आपकी ऑब्जेक्ट कोड जैसे आपका बन जाता है, तो लिंकर क्या करता है, जो आपके बाहर के कुछ रेफरेंस होते हैं, या फिर आपकी जो लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे stdio.h होती है, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, उसका ऑब्जेक्ट कोड ऐड कर देता है हमारे इसके साथ, हमारे ऑब्जेक्ट कोड के साथ। क्योंकि जब आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट कोड बनता है ना, उसमें आपको कुछ फंक्शन बाहर से ऐड करने पड़ते हैं। जैसे stdio.h में आप क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो प्रिंट एफ किस में ऐड कर देता है, आपके इस ऑब्जेक्ट कोड के साथ वो बाइंड कर देता है, या फिर कंबाइन कर देता है। तो लिंकर वही काम करता है। बस आपको ऐसे याद रखना है कि लिंकर का मतलब क्या है, लिंक करना। किन्हीं दो चीज़ों को लिंक करता है। किसको लिंक करता है, एक तो जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है, जो हमने अपना कोड बनाया है, और जो बाहर से किसी लाइब्रेरी का कोड मुझे अपने कोड में ऐड करना है, उसको क्या करता है, कंबाइन कर देता है, लिंक कर देता है, ज्वाइन कर देता है। तो ये सारा काम करता है हमारा लिंकर। ओके, तो यहाँ पे देखो कितनी सारी चीज़ें होती है जो एक टॉपिक के साथ हमारी क्लियर हो जाती है। तो इनको क्या करना है, अपने नोट करके कॉपी पे लिख लेना है। फिर हमारे पास जैसे वो देखा कि अब कल को आप अपना सी लैंग्वेज अपने चलाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे एनवायरनमेंट को। तो पहले सी लैंग्वेज कहाँ पे अपना कोड लिख सकते हैं, या तो आप VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर कोड ब्लॉक इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर dev.c++ करके कंपाइलर अपने आते हैं, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आपको ये सारे टेक्स्ट एडिटर हैं, इसके अलावा अगर आपको कंपाइलर इंस्टॉल करने हैं, तो जैसे आप कर सकते हैं GCC GNU का कंपाइलर कलेक्शन आता है, या फिर मिन जिप करके विंडो के लिए आता है। तो ये सारे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके ऊपर अपना सी का कोड है वो चला सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एक कोड लिखा है, सबसे पहले हेलो वर्ड का कोड लिखा है। अब देखो हेलो वर्ड में क्या लिखा है, सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज़ किया है, देखो सबसे पहले क्या यूज़ किया हमने यहाँ पे #include stdio.h, है ना। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया है, इंट यूज़ किया है, इंट मेन फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट है, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ, और यहाँ पे रिटर्न 0। अब ये एक्चुअल में क्या है, आपका
सबसे पहला कोड है, जब आपको क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड लिखना है। आपको क्या करना है, आपके आउटपुट में क्या आएगा, आपके आउटपुट में ये लिखा आएगा, क्या लिखा आएगा, हेलो कॉमा वर्ड। ओके, हेलो वर्ड वहाँ पे आउटपुट में लिखा आएगा आपको। तो ये आपकी आउटपुट मिलेगी, कब मिलेगी, जब आप इतना बड़ा कोड लिखोगे। इतनी छोटी सी आउटपुट के लिए आपको इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता है। अब सर इसको क्या मतलब, इसको थोड़ा ब्रीफ कर देंगे बेटा। एक्चुअल में होता क्या है, सिंपल फंडा है। क्योंकि जो आपकी सी लैंग्वेज थी ना, उस लैंग्वेज को बनाया इस हिसाब से किया था कि जो भी चीज़ें, अगर आपको कोई बाहर के लिए कोई चीज़ ऐड करनी है या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने कोड में इंसर्ट करनी है, तो वो सारी चीज़ आप वहाँ पे कर पाओ। जैसे देखो, सबसे पहले जो लाइन है, इसका मतलब क्या होता है, आप क्या करते हैं, आप अपने कंपाइलर को बताते हैं कि हमारे पास कुछ इनपुट आउटपुट की फाइल्स होती हैं। किसकी फाइल होती है, इनपुट आउटपुट की हमारे पास कुछ फाइल्स होती हैं। ये कल को आपको अपने कीबोर्ड से कोई इनपुट लेनी है, या फिर अगर आपको जो आपका आउटपुट आया है, इसको आपको मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर भेजना है। क्या इन द एंड होता है क्या है, आपको क्या पता है किस कंप्यूटर क्या काम करता है, या तो आपसे इनपुट लेता है, उसको वो प्रोसेस करता है, फिर लास्ट में आपको क्या देता है, आउटपुट देता है। तो आपको अगर इनपुट और आउटपुट को यूज़ करना है, कि अगर आपको इनपुट लेना है या फिर आउटपुट भेजना है, तो कोई ना कोई तो चीज़ होनी चाहिए ना जिसकी हेल्प से आप भेज पाओगे। ओके, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाला एक तरीके से लाइन का यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हैश इंक्लूड आता है, ये आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, कि जब हम अपना कोड लिख रहे हैं, इससे पहले ही हमें पता होना चाहिए कि हमें इनपुट या फिर आउटपुट के लिए कुछ फंक्शन अपने कोड में यूज़ करने हैं, जो हमें आगे जाके यूटिलाइज होंगे वो सारे। ये जब आप आउटपुट देखोगे, आउटपुट आप कहाँ देखोगे, सिंपल फंडा, आउटपुट आउटपुट आप कहाँ देखोगे सर, हमारी जो मॉनिटर स्क्रीन होता है उसके ऊपर हम अपनी आउटपुट देखेंगे। तो जो आउटपुट देखने का काम है, वो उसके भी कुछ फंक्शन होते हैं। वो फंक्शन आपको कहाँ पे मिलते हैं सर, ये वाली जो हमारी फाइल होती है stdio.h, उसके अंदर हमें ये सारे आउटपुट के फंक्शन है वो हमें मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो stdio.h कहाँ पे है, ये वाला आ गया हमारे पास, प्रिंट एफ। और देखो, इसको मैं अगर आपको सिंपल बोल दूँ, अगर इसको मैं ऐसे समझाऊँ आपको, मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूँ, मान लेते हैं इसको मैं यहाँ से इरेज कर दूँ। सपोज कर लेते हैं मैंने यहाँ से इसको लगाया ही नहीं है। अब अभी बच्चों का डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं मैंने ये ऐड नहीं किया, मैंने सिंपल अपना कोड लिखा है। मैं लिखा इंट मेन फंक्शन स्टार्ट, और इस फंक्शन के अंदर लिख दिया प्रिंट एफ हेलो वर्ड और रिटर्न 0। तो यहाँ पे मुझे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे मुझे आएगा एरर। यहाँ मुझे एरर आ जाएगा, बोलेगा कि नो, ठीक है, नो इनपुट आउटपुट फंक्शन डिफाइंड कि कोई भी इनपुट या फिर आउटपुट फंक्शन आपने डिफाइन ही नहीं किया। तो मुझे क्या पता है इसको मुझे क्या करना है, ठीक है। वो यहाँ पे वो एरर दे देगा कि इस लाइन पे क्या है आपका, जो आपकी सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन पे आपका एरर है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। पर एरर क्यों दिया, क्योंकि हमने क्या किया, इसकी लाइब्रेरी फाइल ही ऐड नहीं किया। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड, क्योंकि मुझे बताना तो पड़ेगा ना आपको ये फंक्शन आपने लिया कहाँ से है। ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो आपने लिया कहाँ से है सर, वो हमारी एक फ़ाइल होती है। कौन सी फाइल होती है, stdio.h। आई.h, इस फाइल के अंदर क्या होते हैं, इस फाइल के अंदर वैसे मल्टीपल हमारे पास कोड होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं stdio.h की जो हमारी फाइल होती है, उसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं, है ना। जैसे होता है प्रिंट एफ उसके अंदर लिखा गया है कि प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है। इसके अलावा आप कल को पढ़ेंगे स्कैन एफ, तो स्कैन एफ भी उसके अंदर लिखा गया होता है। तो अगर मैं सिंपल मोटा मोटा बोलूँ कि अगर आपको प्रिंट एफ भी यूज़ करना है, स्कैन एफ भी यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको ये वाला जो हेडर फाइल है या फिर ये वाली जो फाइल है वो अपने कोड के अंदर ऐड करनी पड़ेगी। चाहे आपको प्रिंट का यूज़ करना है, प्रिंट का मतलब है कि अगर आपको अपने मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर कोई वैल्यू डिस्प्ले करनी है या फिर आउटपुट दिखानी है, तब आपको प्रिंट एफ का सहारा लेना पड़ेगा। और वैसे ही जब आपको अपने कीबोर्ड से कोई इनपुट लेनी है, तो इनपुट लेने के लिए आपको स्कैन एफ का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये फंक्शन कहाँ पे डिफ़ाइन किए गए हैं या फिर कहाँ पे हमने इनको पहले से बना के रखा है, तो सर हमारे पास एक फ़ाइल है stdio.h, ये वाली फ़ाइल है। तो हमें इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको फाइल को उठाते हैं, अपने कोड में ऐड करते हैं, और अपने सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लाइन का कोड हमने लिखा, और जो हमारा पूरा का पूरा काम था वो इन द एंड हो गया। नहीं तो क्या होता, अगर हमने ऐसी फाइलें अगर हमें नहीं दी होती, ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके दिया था कि अगर मान लेते हैं आपके घर पे जो है, जो कोई आपको सामान वगैरह तैयार करना है, सब्जी वगैरह तैयार करनी है, अगर आपके पास सामान ही नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारा सामान खुद जाकर लेकर आना पड़ेगा, फिर आप उसको एक तरीके से बना सकते हैं। तो वैसे ही है कि अगर आपके पास ये वाली फाइल्स नहीं होती, मान लेते हैं कल को आपके पास ये वाली फाइल नहीं होती, stdio.h की फाइल होती ही नहीं, तो आप क्या करते हो, तो आपको ये पूरा का पूरा कोड खुद लिखना पड़ता। जो भी आपका स्कैन एफ, प्रिंट एफ जो आप लिख रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ता है कि मेरे पास क्या है, एक स्कैन एफ का फाइल है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है,
प्रिंट एफ का फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा क्या काम करेगा वो आपको डिफाइन करना पड़ता कि जैसे इस फंक्शन के अंदर कुछ आएगा, इस फंक्शन का जो भी आउटपुट आएगी वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भेजनी है, तो ये सारा कोड आपको खुद लिखना पड़ता। तो ये आपको बार बार ना लिखना पड़े, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, इसको पहले से ही डिफाइन करके रखा हुआ इस फाइल के अंदर। तो अब सिंपल आप जब भी आपको स्कैन करने का या फिर इनपुट या फिर आउटपुट भेजने का कोई भी आपको काम करना होगा, तो आप सिंपली ये वाला फाइल अपने कोड के अंदर ऐड कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि सर जब हमारा प्री प्रोसेसर चलेगा, क्योंकि प्री प्रोसेसर में होता है क्या है, जो एक्स्ट्रा फाइल्स का डाटा होता है वो क्या हो जाता है, मेरे कोड के साथ ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा कोड कितना है सर, 1 2 3 4 लाइन का मेरा कोड है। पर जब हम ये वाली फाइल यूज़ करें ना stdio.h, इसमें क्या है हमारे पास प्रिंट एफ स्कैन एफ करके बड़े बड़े फंक्शन है। तो मान लेते हैं 50 लाइन की टोटल फाइल है, कौन सी जो हमारी stdio वो कितनी लाइन की है, 50 लाइन की फाइल है। तो अब मेरा टोटल कोड कितना बन जाएगा सर, हमारे पास 54 लाइन का वो कोड बन जाएगा। किस लैंग्वेज का, हमारा सर सी लैंग्वेज का वो कोड बन जाएगा। समझ आ गया कैसे वो वर्क करता है, क्या मतलब होता है, क्यों हम इसको ऐड करते हैं फाइल्स को। ओके हाँ, तो बाकी वही लिखा है यहाँ पे भी कि एस हैश इंक्लूड क्या करता है, इट इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इट टेल द कंपाइलर टू इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। वही लिखा है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो आप उसको क्या करो, हेडर फाइल को ऐड करो, विच कंटेन द डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंट फंक्शन। ठीक है, वही लिखा है कि प्रिंट फंक्शन को यहाँ पे इसने डिक्लेयर करके रखा, जो ये फंक्शन है ना इसको डिक्लेयर करके रखा हुआ इस फाइल के अंदर। ये वाली आपकी फाइल है stdio.h, इसके अंदर कौन सा फंक्शन डिक्लेयर करके रखा हुआ है सर, हमारा प्रिंट फंक्शन डिक्लेयर करके रखा हुआ है। कल को आप जैसे स्कैन फंक्शन पढ़ेंगे ना, एक तो आपका प्रिंट है, इसके अलावा एक स्कैन एफ फंक्शन भी होता है। स्कैन एफ फंक्शन भी किसके अंदर डिफाइन करके रखा हुआ, इस फाइल के अंदर उसको डिफाइन करके रखा हुआ है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपको एरर आएगा अपने कोड में। फिर नेक्स्ट लाइन है इंट मेन। तो इंट मेन का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपका एक मेन फंक्शन होता है। देखो प्रोग्राम कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, याद नहीं याद रखना है। मेन क्या होता है, बेसिकली ये होता है सर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। एग्जाम पूछा गया था एक बार कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, ऑफ सी प्रोग्राम बोल लो या फिर प्रोग्राम बोलो, तो वो कौन सा फंक्शन होता है सर, हमारा मेन फंक्शन होता है। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें शायद नोट नहीं किया है इन्होंने। हाँ बस लिखा भी, एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी सी प्रोग्राम बिगिंस हियर या फिर स्टार्ट हियर। तो जो मेन फंक्शन होता है वो कहाँ से वर्क करता है, यहाँ से वर्क करता है। द इंट सिग्निफाई दैट द फंक्शन विल रिटर्न द इंटीजर वैल्यू ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो यहाँ पे इंट यहाँ पे स्टार्टिंग में यूज़ किया है, इसका मतलब है कि आपको आउटपुट में क्या वैल्यू मिलेगी, कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू आपको आउटपुट में मिलेगी। ओके ठीक, फिर यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ क्या होता है, बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन है जो पहले से बनाया गया फंक्शन है। कौन सी लाइब्रेरी के अंदर मिलेगा आपको सर, ये हमारा ये वाली लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड io.h इसको बोलते हैं, इसके अंदर हमें ये मिलेगा। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम प्रिंट आउटपुट टू द स्क्रीन, कि भाई ये कि जो भी आउटपुट आएगी उसको हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, तो वो उसको दिखाने के लिए हमें ये फंक्शन यूज़ करना पड़ता है सी लैंग्वेज के अंदर। फिर यहाँ पे देखा रिटर्न जीरो। तो रिटर्न जीरो क्या करता है, ये इंडिकेट करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर। ठीक है, कि जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो गया है सक्सेसफुली, उसमें कोई भी एरर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न जीरो का सहारा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या ले रखा है, यहाँ पे इंट मेन ले रखा है, इंट ले रखा है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई इसको इंटीजर वैल्यू तो रिटर्न में देनी पड़ेगी ना। क्योंकि अगर मान लेते कोई रिटर्न मैंने वैल्यू दी नहीं, तो इसका मतलब है वो यहाँ पे एरर दे देगा। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, एरर आ जाएगा अगर रिटर्न में जीरो नहीं है। सिंपली अभी आप इसको इतना टफ मत करो, सिंपली आप इतना समझो कि अगर इंट फंक्शन है तो वो कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न में देगा। तो इंटीजर वैल्यू अगर रिटर्न में देगा तो बस मैंने लास्ट में ऐड कर दिया रिटर्न जीरो, कि अगर मेरा कोड ठीक है तो इसका मतलब है कि उसको वहाँ पे सक्सेसफुल कर दो, उसको रोको मत। तो उसके लिए इसके लिए मैंने लास्ट में ऐड कर दिया लाइन रिटर्न जीरो। तो वही लिखा है इंडिकेट द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर। अब देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़े हैं इसमें यही पूछा जा सकता है कि आपका जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम सी लैंग्वेज का कहाँ से स्टार्ट होता है सर, वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वट सिंबल इज यूज्ड फॉर प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, तो उसके लिए हैश सिंबल हम यूज़ करते हैं। विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। देखो वही जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे पास stdio.h हेडर फाइल है, उसके अंदर हमारे पास प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन होते हैं। फिर नेक्स्ट दे रखा है वट इज़ द रोल ऑफ द सेमी कॉलन, कि जो आप यहाँ पे सेमी कॉलन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आपने यूज़ किया ये वाला सेमी कॉलन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली भी हम बोल देते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर ना। जैसे हम स्टेटमेंट से मैं नॉर्मली बात करूँ, जैसे हम क्या लिखते हैं, जैसे मैं लिखते हैं दिस इज़ माई बुक, ऐसे करके लिखते हैं, लास्ट में हम क्या लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक सिंगल लाइन है, एक सिंगल स्टेटमेंट है ये हमारे पास। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ये वाला सिंबल होता है, ये क्या होता है, एक तरीके से बताने का काम करता है कि आपकी ये सिंगल लाइन है, एक जो आपने ये वाली लिखी है ये क्या है, एक सिंगल लाइन है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट
या फिर आपको वैसे लिखना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सेंटेंस, पर आपको सेंटेंस नहीं लिखना है क्योंकि प्रोग्रामिंग में ना ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट होती हैं। तो स्टेटमेंट हम क्या बोल देते हैं इसको, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर हम इसको बोल देते हैं, ये जो सिंबल है, ठीक है। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर यहाँ पे आ गया। ओके, एवरी इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन इन सी मस्ट बी एंड विद सेमी कॉलन, तो ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें नोट करनी है। फिर नेक्स्ट दे रखा है बाय डिफॉल्ट विच डाटा टाइप इज यूज इन मेन फंक्शन। तो देखो मेन फंक्शन के साथ बाय डिफॉल्ट कौन सा डाटा टाइप चलता है, हमारा इंट चलता है, जो यहाँ पे यूज़ किया ना इंट। तो मेन फंक्शन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इंट होता है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा हम वॉइड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ ऐसी होती है जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड नहीं किया है, तो ये नोट कर लेना इसको भी कि सिर्फ हमारी सी लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज इज़ केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव यहाँ पे ये ऐड नहीं किया, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको क्या करना है अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो इसके अलावा कुछ और डाउट या आपके मन में क्वायरी रहती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी फर्स्ट लेक्चर है, तो अभी काफ़ी चीज़ें आपको सीखनी है। यहाँ पे बड़ी चीज़ें जैसे इंट क्या है, एक डाटा टाइप है, मेन फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, है ना। प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है, तो इसका क्या मतलब है, क्या इसका सारे, जैसे प्रिंट एफ मैंने बता ही दिया कि जब आपको आउटपुट स्क्रीन पे कुछ दिखाना है तब आप प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे, है ना। तो ऐसे करके काफ़ी चीज़ें आएंगे, वो आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो आपको ये स्टार्टिंग के जो होते हैं ना 1-2 लेक्चर्स में, इसको थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि ये सारी थियोरेटिकल चीज़ें होती हैं, थोड़ा ऐसे लगते हैं। बाकी जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे धीरे धीरे, साथ में उसको उसका एग्जीक्यूशन देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या निकलेगी, उसका क्या चीज़ें चलेंगी, तो उसके बिहाफ पे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। तो बेटा जो आपने आज पूरी क्लास जो देखी है उसका जो एक एक तरीके से समराइज्ड अगर हमें देखना होगा, थोड़ा ग्राफिकल वे में देखना है, इनके कई बच्चे हैं जो ग्राफिकल वे में ज़्यादा इजीली समझ लेते हैं, तो उनके लिए एक थोड़ा एक स्टेप्स बना रखे हैं कि कैसे कैसे वो ग्राफिकली आपका जो कोड है वो वर्क करता है ना। तो इसको आप चेक कर लो एक बार कि जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या बना रखा है, स्टेज 1 में सोर्स कोड बना रखा है। सबसे पहले यहाँ पे कमेंट दे रखा है हेलो सी द क्लासिक फर्स्ट प्रोग्राम, इसके अंदर जो कोड मैंने आपको बताया था बस वही लिखा गया है। इसके नीचे वही लिखा है कि जो आपका सोर्स फाइल है hello.c, इसको हमने टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिखा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रीडेबल कोड बोलते हैं। और जो मेरा फाइल का नेम है वो फाइल का नेम क्या है, hello.c मेरा फाइल का नेम है, और बाकी इसको हम क्या बोल देते हैं, सोर्स कोड बोल देते हैं। तो जैसे हमारा सोर्स कोड हम एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले प्री प्रोसेसर पे हो जाता है। प्री प्रोसेसर का मतलब क्या होता है कि जो आपकी सी की फाइल है, यहाँ पे आप देख रहे हो जो फर्स्ट लाइन लिखी है GCC-E hello.c, और इसके आगे -o hello.i, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी सी की फाइल है वो आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, आप प्री प्रोसेसर में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो प्री प्रोसेसर में होता क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं एज ए कमेंट, कि आपकी एक्सपैंड होती है, जो आपकी हैश इंक्लूड की जो फाइल्स हैं वो एक्सपैंड होती हैं, मतलब जितना भी उसका कोड होता है वो ऐड होता है हमारे, जो हमने जो लाइन लिखी थी ना, जो हम बेसिकली में जो प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर वो सारा कोड ऐड होता है। तो इसमें मान लेते हैं कितने लाइंस है, 900 लाइंस थी, तो यहाँ पे लिखा है कि 900 लाइंस ऑफ द stdio declarations इंजेक्टेड। अब इंजेक्टेड का मतलब है कि जो मेरा कोड था, कोड मेरा कौन सा था बेटा, यहाँ पे जो ये है छोटा सा, कितने हैं, मतलब जो मैंने यहाँ पे लिखा ना 3 से लेके 6 तक, या भी टोटली मैं बोलूँ 1 से लेके 6 तक जो कोड था, इस कोड के अंदर क्या किया, जो प्री प्रोसेसर स्टेप के अंदर जो स्टैंडर्ड IO.h की जो जितनी भी फाइल्स थी, डिक्लेरेशन थी, वो सारी ऐड होगी मेरे इसमें। इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का जो बेनिफिट होता है, कि हमें एक्स्ट्रा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ उतना ही कोड लिखा जितने हमें लिखना था, बाकी चीज़ें हमने बाहर से अपने कोड में ऐड कर ली। ओके, तो इससे हमारा कौन सी फाइल बन जाती है, hello.i फाइल बन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इनपुट में आपको hello.c फाइल दी आपने दी, और आउटपुट में आपको क्या मिला, hello.i फाइल आपको मिली। और इसमें क्या क्या टास्क हुए आपके, कि हैश इंक्लूड को एक्सपेंड किया गया, मैक्रो वगैरह अगर आप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे वो यूटिलाइज हो जाते हैं, और जो कमेंट वगैरह होते हैं उनको इग्नोर कर देता है कंपाइलर यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कंपाइल का स्टेट आता है। तो कंपाइल में क्या होता है, वही आपका जो कंपाइलर के मैं आपको स्टेजेस भी बताऊंगा, बेसिकली मैं आपको समझाया भी था जब आपने, अगर जो JIT की सीरीज़ देख रहे हैं बच्चे, तो उनको पता होगा कि सर आपने कंपाइलर की स्टेजेस बताई हैं, है ना, कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं, ठीक है। टोकन पासिंग होती है, फिर लेक्सिकल एनालिसिस होते हैं, इसको मैं वो क्या बोलते हैं, टोकन वगैरह उसमें क्रिएट करते हैं, है ना। इसके अलावा सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, है ना। तो ये सारे स्टेप्स चलते हैं, तो इसको हम बता देंगे डिटेल में, टेंशन मतलब आप, पर अभी के लिए इतना समझ लो कि जब आप कंपाइल करते हैं कोड को, तो इसका मतलब है कि जो आपकी hello.i की जो फाइल है, जो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में देख रहे हो ना, GCC-S, उसके आगे जो आपकी फ़ाइल है, फाइल का नाम क्या है, hello.i। कौन सी फाइल है ये सर, वो प्री प्रोसेसर वाली जो फाइल है, उस फाइल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आगे hello.s में कन्वर्ट कर दिया। और hello.s किसके बारे में बताने का काम करता है सर, ये अब हमारा एज अ असेंबली फाइल वो हमारी बन जाएगी, जो मैंने आपको समझाया था ना, कि जब आपका
प्री प्रोसेसर बनता है तो वो किस में चला जाता है, वो असेंबली फाइल में वो कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर उसको। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, टोकन पासिंग चलता है, उसके अलावा बिल्डिंग चलता है ना, AST चलता है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक ट्री वगैरह बोलते हैं। इसके अलावा जनरेटिंग हमारी जो असेंबली लैंग्वेज या फिर कोड होता है वो हमारा यहाँ पे जनरेट होता है। तो जो असेंबली कोड है जो हमने पीछे लिखा था उसका असेंबली कोड देखो ऐसे ही जनरेट होता है। जो आप नीचे देख रहे हो ना सेकंड बॉक्स में LCD मतलब LC0 स्ट्रिंग हेलो डॉट वर्ड की ये स्ट्रिंग है और ये इस एड्रेस पे हमारा प्रेजेंट है। उसके बाद बाकी जो नीचे है वो असेंबली कोड है सारा कि पुश क्यू करके लिखा है। बेसिकली जब हम कोई भी मेमोरी एलोकेट करते हैं तो स्टैक का सहारा लेते हैं। स्टैक एक हमारी मेमोरी होती है तो उसका हम सहारा लेते हैं। तो उसके एड्रेसेस हैं कि जब हमारा स्टैक का जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसका नंबर ये होगा %RVP और जो हमारे पास लास्ट एक तरीके से नंबर होगा स्टैक का वो कितना होगा हमारे पास RSP होगा जो नीचे लाइन में लिखा है। तो ऐसे करके बेसिकली असेंबली लैंग्वेज काम करती है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेन फंडा ये है कि कंपाइल होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास असेंबली कोड में कन्वर्ट हो जाता है और किस में दिखता है हमें, वो hello.s में वो हमें दिखता है। उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, वो हमारा लिंक करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारे पास फाइल्स होती है उनको लिंक करते हैं। अब क्या होने का मतलब है कि जो आपकी hello.s फाइल है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। किस स्टेज में कन्वर्ट होती है सर, लिंक होने की जो स्टेज होती है वहाँ पर वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है। तो जैसे लिंक हो जाती है तो लिंक के साथ हम क्या करते हैं, जो बेसिकली एक्स्ट्रा हमारे पास कुछ और फाइल्स होती हैं, जैसे हमारे printf मुझे अपने कोड में ऐड करना था। printf एक्चुअल में कौन सी फाइल के अंदर पड़ा था सर, वो हमारी stdio.h की फाइल के अंदर था, पर मैंने उसको अपने कोड के अंदर यूज़ किया। तो मतलब बाहर से मैं उसको लिंक कर रहा हूँ ना अपनी फाइल के साथ। तो वही काम कौन सी स्टेज पे होता है सर, हमारा लिंक का एक स्टेज होता है, फिर इसको हम लिंकर स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे वो काम होता है। तो ये सारी चीज़ें वही है कि ऑब्जेक्ट कोड के साथ हम क्या करते हैं, लिंकर की हेल्प से वो सारी चीज़ें लिंक करते हैं। फिर नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है हमारे पास लोड होने का। अब लोड होने का मतलब क्या है कि जब आप आपने अपना प्रोग्राम बना लिया उसको आप क्या करते हो, लोड करते हो। ओके। और लोड होने का मतलब ही क्या होता है, बेसिकली आप मेमोरीज वगैरह एलोकेट करते हैं। जो भी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सारी की सारी क्या होती हैं चीज़ें, मेमोरी वगैरह एलोकेट कर दी जाती हैं जो मेरा प्रोग्राम होता है उसके लिए। और हम दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि जो कमांड अभी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास उसने सारी कमांडें रखी थी, अपने मतलब अपना काम कर रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम, पर अभी मैंने उसको एक तरीके से काम दे दिया कि नहीं तू अपना जो काम कर रहा है उसको छोड़ के मेरा जो ये काम है उसको करना स्टार्ट कर दे, है ना। मेरा काम क्या है कि जो मुझे प्रिंट करवाना है अपनी स्क्रीन के ऊपर, क्या प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ड मुझे प्रिंट करवाना है। तो ये काम होता है इन द फॉर्म ऑफ जब हमारा लोड का स्टेप चलता है। ओके, वही चीज़ लिखा है कि जो टेक्स्ट कोड है उसको आप लेकर आओ और जो डाटा है हेलो वर्ड है इसको आप क्या करो, बेसिकली जो आपकी एक्सटर्नल मेमोरीज़ है या फिर जो आपका मदरबोर्ड सॉरी मॉनिटर है वहाँ पे आप क्या करो, उसको रीडायरेक्ट कर दो या फिर भेज दो। उसके बाद जैसे आप ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं बेसिकली, क्योंकि वो सारा कोडिंग का पार्ट था तो जैसे वो सारा ख़त्म हो जाता है तो फिर जैसे हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं कि जो हमने सब मेमोरी एलोकेट कर दी, मेरा प्रोग्राम सब बन गया, A to Z सब काम हो गया, ठीक है। जो मुझे करना था, ड्यूटीज़ असाइन करनी थी वो सारी कर दी। अब उसको आप चला दो। तो जैसे मैंने इसको चलाया तो इससे होता है क्या कि जो भी जिस भी मेमोरी में वो डाटा मेरा कंटेंट पड़ा है वो मेरा किस मेमोरी में चला जाता है सर, वो हमारी जो एक तरीके से एक्सटर्नल मॉनिटर्स होते हैं वहाँ पे वो डिस्प्ले होने के लिए चला जाता है ना। तो वही चीज़ होती है एग्जीक्यूट के टाइम। और लास्ट में हमें क्या दिख जाता है, लास्ट में हमें हमारी आउटपुट दिख जाती है जो हमारे पास स्क्रीन में दिखती है हेलो वर्ड, है ना। जैसे बेसिकली आपको तो ब्लैक कलर में दिखेगी या तो वाइट कलर में दिखेगी, जैसे आप टर्मिनल आप यूज़ करते हैं उसी वे में दिखेगी। तो यहाँ पर देखो थोड़ा ग्रीन टर्मिनल यूज़ किया गया था तो यहाँ पर आपको हेलो वर्ड किस में दिख रहा है, थोड़ा ग्रीन वे में आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये ऐसे करके आपका पूरा जो एक स्टेप होता है ना एक सी लैंग्वेज का, कि कैसे वो एक हम कोड लिखते हैं, कैसे वो प्रोसेस होता है, कैसे वो कंपाइल होता है, कैसे लिंक होता है, कैसे अलग अलग फाइल्स होती हैं वो लोड होती हैं। तो जैसे लोड होने के बाद जैसे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट होने का काम क्या होता है। और हमेशा अपने याद रखना है जब भी कोई प्रोग्राम लोड होता है ना तो इसका मतलब है कि वो कहाँ पे जाता है, आपकी मेन मेमोरी के अंदर जाता है। हमेशा आपने याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक में ये चीज़ बताई है कि जब भी आपका कोई प्रोग्राम चलता है तो वो आपका कहाँ चलता है सर, हमारी रैम के अंदर चलता है। और रैम कौन सी मेमोरी होती है सर, हमारी मेन मेमोरी होती है। तो जैसे ही रैम पे कोई प्रोग्राम आ गया उसके बाद मैंने उसको एग्जीक्यूट किया तो रैम से वो प्रोग्राम कहाँ चला जाता है, बेसिकली CPU फिर उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे करके जो पूरा एक लाइफ साइकिल होता है, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होती है वो ऐसे चलती है। बाकी इसके अलावा और कुछ डाउट रहता हो तो आप भी वो नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एक थोड़ी मतलब एक ग्राफिकल वे था ताकि बच्चे थोड़ा और अच्छे ढंग से इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स,